दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने चैनल साहित्य दर्शन में। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकरण में ही विभक्त किया है, जिसमें उन्होंने बताया है प्रकरण 1 और 2, 3, 4 में उन्होंने क्या क्या मतलब व्यक्त किया और क्या क्या रखा है। तो उसमें इसके पहले मैंने जो आप लोगों को वीडियो शेयर की थी उसमें था प्रथम संस्करण का वक्तव्य, जिसमें इन्होंने बताया था कि प्रथम जो संस्करण निकला था हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो वो प्रथम संस्करण, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या ऐड किया है, ये सारा चीज़ उनकी किताब में मिलता है। उसी के बाद आता है उन्होंने काल विभाग किया है। वो ये जो कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई भी आप परीक्षा देखते हैं उसमें आपको ये कोटेशन ज़रूर मिल जाता है। इन्होंने इसमें लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला आता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। जाहिर सी बात है, जो समाज में चलता है वही हमारे साहित्य में दिखाई देता है। जो समाज में है और जो साहित्य में हमें उभारना है, लेकर चलना है, उसके बीच का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास कहलाता है। उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है। जैसे कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को 1375 से 1700 तक का संवत माना है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल भी कहा जाता है, संवत 1900 से 1994। ये भी प्रश्न आता है कि किस आचार्य ने काल का दोहरीकरण किया है, तो आता है प्रश्न मतलब क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसे कि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रथम प्रकरण में उन्होंने सामान्य परिचय दिया है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है कि जब प्राकृत की अंतिम यानी प्राकृत अपनी अंतिम पड़ाव पे था, तो अपभ्रंश का शुरुआत होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी कई पड़ाव को पार करते हुए हिंदी बनी। जैसे पहले संस्कृत आया, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या काव्य भाषा का पद समझा जाता है। प्राकृताभास हिंदी के काव्य पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं का 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। यानी कि ये बताया गया है कि अपभ्रंश का जो पद है सबसे पहले तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में मिलता है, जो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। मुंज भोज का समय जो 1050 संवत माना गया है के लगभग अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अपभ्रंश या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। उसका जो हमें पता लगता है वो मुंज और भोज के समय में भी हमें दिखाई देता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक महाभोज से लेकर महावीर देव के समय तक था।
ठीक है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचना दोहा शैली में मिलती है। इट मीन्स हमें आदिकाल में भी दोहा शैली की रचनाएं मिलती है। राजाश्रित कवि चारण जिस प्रकार श्रृंगार, नीति आदि के फुटकर दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। जहाँ जहाँ श्रृंगार, नीति और फुटकल दोहे की रचनाएं होती थी, वहाँ चरित्रों और गाथाओं का भी वर्णन होता था, उनकी वीरता का भी वर्णन होता था। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा गया। हमें ये पता चलता है कि आदिकाल में श्रृंगार, नीति, फुटकल दोहे और वीर गाथात्मक काव्य हम पाते हैं। आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ संदिग्ध और कुछ असंदिग्ध हैं। संदिग्ध सामग्री उसकी भाषा अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी है। जो संदिग्ध काव्य रचनाएं हैं, उसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश या प्राकृताभास। हिंदी में अमीर खुसरो बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां लिखते थे। विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त प्राकृताभास पुरानी हिंदी काव्य भाषा प्रयोग कर रहे थे। कबीर अपनी अटपटी बानी का प्रयोग अपभ्रंश में भी कर रहे थे। यानी कबीर की जो अटपटी बानी का हमें लक्षण दिखाई देता, वो अपभ्रंश भाषा में भी दिखाई देता। अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी तक चलती रही है। विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश बोलचाल की देशी भाषा का। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन आते भी रहते हैं। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। यानी अपभ्रंश से जो भिन्न भाषाएं थी, उसको देशी भाषा कहा है। आज के लिए धन्यवाद। कैसा रहा मेरा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी त्रुटियां, जो भी कमियां हैं, उसको कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, जिसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।